नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जो कि 18 जून को होने वाला जो नेट ज़ेर का पेपर है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का हम प्रश्न। आज का प्रश्न जो है वह है, प्रथम प्रश्न है आज का, श्रीलाल शुक्ल के निबंधों का सही अनुक्रम पहचानना है। तो श्रीलाल शुक्ल के निबंध है यहाँ उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल के। सुनी घाटी का सूरज जो 1957 में प्रकाशित हुआ है, मकान 1974 में, पहला पड़ाव 1987 में और विश्रामपुर का संत 1998 में प्रकाशित हुआ है। यह श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम। तो यहाँ पर देखिए सही क्रम पहचानेंगे। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम नाटकों का सही आषाढ़ का एक दिन जो है वह 1958 में, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और हनुष 1977। यह जो है यह नाटकों का सही अनुक्रम है। लहरों के राजहंस यह नाटक जो है मोहन राकेश का है। यहाँ पर लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, यह जो है यह तीन नाटक मोहन राकेश के, और उसमें लहरों का राजहंस यह जो है यह अश्वघोष के महाकाव्य सौवर्णानंद के आधार पर लिखा गया है। आधे अधूरे नाटक को पत्थर का मील का पत्थर माना जाता है। और आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस, आधे अधूरे यह मोहन राकेश के नाटक है। हनुष यह भीष्म साहनी का नाटक है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। उसमें देखो राष्ट्रपति का आदेश। तो राष्ट्रपति का आदेश जो है वह 1955 जो राजभाषा कायदे के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव जो 1959 में पारित किए गए थे, और राजभाषा अधिनियम 1963, उसके साथ जो है संकल्प 1968 में किया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, यानी पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने सन 1955 में बाल गंगाधर तिलक, पीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। और इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। यानी सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग को गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खैर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नहीं वो राजभाषा आयोग का ही है, पढ़ेंगे हम। राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय परियोजनाओं, संसद में कार्य करके व्यवहार केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के उच्च न्यायालयों में कतिपय परियोजनाओं के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है 1963 में। और 4 नंबर का क्या है, संकल्प 1968, यानी जो संकल्प किया है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा रहेगी, यानी 343 के अनुसार संघ की राजभाषा रहेगी हिंदी। और इसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? अभी भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कौन से विचार सही है? तो यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह एक सही है भारत दुर्दशा के बारे में। और दूसरा जो है यह विचार प्रधान नाटक, यानी भारत दुर्दशा यह विचार प्रधान नाटक भी है, और यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। और इसमें है, सुमिलित करेंगे हम। पंक्ति दी हुई है और ये किस प्रकार की पंक्ति है पहचाना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छुमकर। यह जो स्त्री जागृति की पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी अंबर, पनघट में डूबो रही, यह जागरण गीत है। और तार घट उषा नारी, नहीं, बीती विभावरी जागरी अंबर, पनघट में डूबो रही, तार घट उषा नागरी, यह जो है जागरण गीत है। और ये जो यमुना के से छका कछार पद फटे, विवाई के
आधार। यह सामाजिक विसंगति का गीत है। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। यह दार्शनिकता बताने वाली पंक्ति है। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रतिपाद्य क्या है देखेंगे। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। और पुरुष उसे उतनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे तथा स्त्री को अपने सुझाव और निर्णय की स्वतंत्रता दे। यह दो ध्रुव स्वामी नाटक के कथन है। और ध्रुव स्वामी नाटक 1933 में लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और यह विषय जयशंकर प्रसाद का नाटक है। देवी पुत्र आधार पर लिखा गया ध्रुव स्वामी नाटक है। अभी इसके ध्रुव स्वामी नाटक के स्त्री पात्र जो है वह है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। यह जो पात्र है यह ध्रुव स्वामी नाटक के स्त्री पात्र है। अभी पुरुष पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्र जो है रामगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख स्वामी, शकराज और मिहिर देव और पुरोहित यह प्रमुख पात्र है। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी प्रमुख पात्र है जो नारी चिंतन के विषय में समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला के समस्याओं को समाज में महिलाओं के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं। तो शामी भाषाओं में यहाँ पर कौन सी भाषा नहीं, तो फारसी जो है यह शामी भाषाओं में नहीं है भाषा। यहाँ पर नीचे भी कुछ भाषाएं दी है। फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं, यानी फारसी जो है वह फारसी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्व, यानी भारोपीय जो भाषा परिवार है वह भारोपीय परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्व प्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। और भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, पुर्तगाल, इतालवी यह जो है यह सब 14 भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन किस विचार से सहमत नहीं है, तो वह साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इससे वह गांधीवादी दर्शन जो है प्रभावित नहीं है। गांधीवादी दर्शन के अन्य जो विचार है वह देखेंगे। वह आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर के मूल में है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है। सादा जीवन और श्रम पर जोर देना है। सत्य और अहिंसा यह गांधीवाद के एक आदर्श है। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं के आरंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। तो इसमें जो है अल्मोड़ा गांव का चित्रण है, प्रारंभ में ही है। इस क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अल्मोड़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है। यह 1969 में प्रकाशित हुई 4 खंडों में यानी हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों में आत्मकथा है या 4 भागों में है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर बच्चन को यानी हरिवंश राय बच्चन को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, अभिकथन पढ़ते हैं। जॉक दरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक ही ये तय करता है, यानी जॉक दरिदा मानते हैं कि पाठ का जो अर्थ है वह पाठक यानी पाठ का अर्थ पढ़ने वाले पर तय होता है। यह बिल्कुल सही है। और यह कारण क्या है देखते हैं। तो क्योंकि पाठकों के मन की विभिन्नता के कारण पाठ बहुलाभार्थी होता है, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ए ऐसे ही आपू ही न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र के
इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया, यानी यह किस पात्र का संवाद है। तो यह जो है यह गुरु महंत जो यानी महंत और गुरु, यानी महंत का ही नाम गुरु है और गुरु को ही महंत कहा जाता है और महंत गुरु को ही महंत कहा जाता है और महंत को भी गुरु कहा जाता है। यह 1981 में भारतेंदु द्वारा लिखित यह अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक का प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह दुनिया का अनमोल रतन कहानी से लिया गया है और यह प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है जो 1907 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की यानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी के पात्र जो है वह है दिल फिगार, जो पुरुष पात्र तथा कहानी का नायक है। कहानी का मुख्य पात्र है जो कि दिल फरेब से बेपनाह प्रेम करता है, यानी दिल फिगार कहानी का नायक है और दिल फरेब कहानी की नायिका है। दिल फिगार का दिल फरेब से काफ़ी प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिल फरेब नारी पात्र है, एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है। तो अंधा युग के नाटक के संबंध में कौन से विचार सही है यह देखते हैं। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है, आधुनिक भावबोध को रूपांतरित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह दो अंधा युग नाटकों के बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यह 1955 में लिखा हुआ नाटक है, एक गीति नाटक है और यह धर्मवीर भारती का लिखा हुआ नाटक है अंधा युग। अंधा युग नाटक के पात्र देखते हैं, यह काफ़ी पूछा जाता है अंधा युग नाटक के पात्र। तो अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र है उसमें अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी एक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युवत्सु, गुंगा, भिखारी, प्रहरी दो, बलराम, कृष्ण इत्यादि जो है यह अंधा युग नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है। तो अभिज्ञान का संबंध यह कथानक से है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है। तो कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा देखते हैं, यहाँ पर इसका कथन होगा। कमलेश्वर ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है, यहाँ पर कथन है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। यानी एक नई कहानी केवल आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उस केंद्रीय पात्र की जीवन को उजागर करना है, यह कमलेश्वर का कथन है। और अगला है, नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया है। नई कहानी का जन्म 1956 से माना जाता है। नई कहानी का प्रारंभ 1956 में हुआ है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, नई कहानी लिखने वाले कौन कौन है। तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर माने जाते हैं। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला जाता है। नई कहानी में जो यथार्थ वास्तविकता है उस पर प्रकाश डाला जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। पूर्ववर्ती कहानियों पूर्वग्रह से युक्त होती थी, लेकिन नई कहानियाँ भी इस तरह के पूर्वग्रह से मुक्त है। नई कहानियाँ जो पूर्वग्रह से मुक्त है, इसमें स्वार्थ और अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है नई कहानियों पर। अगला प्रश्न है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का यानी यहाँ पर रचनाकारों का होना चाहिए, तो रचनाओं का दिया है। जन्म वर्ष के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर जो है बालमुकुंद गुप्त का जन्म 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु 1907 में हुई। और हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी 1907 में हुआ है। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ है और मृत्यु 1949 में। और यह रामदर्श मिश्र का जन्म 1924 में और विवेकी राय का 1924। यानी यह जैसे कि क्रम के अनुसार बालमुकुंद गुप्ता, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामदर्श मिश्र और विवेकी राय, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य धारा में सहज भोगा मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो इसमें जो है सिद्ध साहित्य में यह आता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। तो पुस्तक और लेखक का सही मेल क्या है, हमें पहचानना है। तो केशव की काव्य कला, यह केशव की काव्य कला, यह जो पुस्तक है यह कृष्ण शंकर शुक्ल की है। गुप्त की कला, यह सत्येंद्र की किताब है। पद्माकर की काव्य साधना, यह अखोरी गंगा प्रसाद जी का प्रसाद सिंह का है। और प्रसाद की काव्य साधना, यह रामनाथ लाल सुमन की किताब है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य आपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो यह जो है धरती धन्य आपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है, यह बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र ने कृत उपन्यास धरती धन्य आपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी यानी जगदीश चंद्र प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनके उपन्यास यानी इनका उपन्यास जो धरती धन्य आपना वो 1972 में प्रकाशित हुआ है। और इसके अन्य यानी जगदीश चंद्र के अन्य उपन्यास है, यादों का पहाड़ 1967, आधा फूल 1973, कभी ने छोड़ो खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टूटा डंडा 1978, नरक कुंड में वास 1994। यह जो है जगदीश चंद्र के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। उसमें है देखो, लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ललिता परिंदे कहानी की पात्र है। श्यामनाथ जो है वह चिप की दावत कहानी का पात्र है। और पीर बख्श जो है यह पर्दा कहानी का पात्र है। यदि आपको परीक्षा में समझो दो ही पात्र पता है, आपको फिर से बताता हूँ मैं। समझो इसमें लहना सिंह आपको पता है, एक मिनट, आपको लहना सिंह पता है कि किस कहानी का पात्र। लहना सिंह यह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। और नीचे यहाँ पर ए का चार कहाँ पे दिख रहा है, तो ए का चार यहाँ पर है। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और बचा कहाँ यहाँ पर। तो ये ऐसा हम सही से लगा सकते हैं ट्रिक। यह एक समझो एक हाथ पात्र ये सुमिलित करने में एक हाथ जो पता है, जैसे कि लहना सिंह जो उसने कहाँ का पात्र, यहाँ का ये का चार कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ही दिख रहा है केवल डी ऑप्शन में। तो ये का चार यहीं पर है। उसके पीर बख्श जो है वह पर्दा कहानी का है, तो तीन यहाँ पर है। लतिका जो है, लतिका परिंदे कहानी की पात्र है, तो सी का दो हुआ ना। तो ऐसे पता करके हम इससे आसान से हम कम समय में यह प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से है। तो बकरी नाटक के संबंध में सही तथ्य पढ़ते हैं। इसमें से पूरा जो है वह, बकरी नाटक स्वतंत्र उत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी बकरी नाटक यह व्यंग्य नाटक है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया है। यानी बकरी नाटक में नौटंकी शैली का प्रयोग है। इसमें दो कथन हैं। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार है। इसके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके तीन नाटक है, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के तीन नाटक है। बकरी 1974, लड़ाई 1979, आप गरीबी हटाओ, और आप गरीबी हटाओ 1975। बकरी नाटक 1975 ही में आपातकाल से एक वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इसमें दो अंक है, यानी बकरी नाटक जो है वह दो अंकों का नाटक है। प्रत्येक अंक में तीन तीन दृश्य है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में की गई है। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक यह नौटंकी शैली में लिखा हुआ है, याद रखिए। इस नाटक में जो ये वो जनवादी चेतना का, राजनीतिक व्यंग्य का चित्रण है, आम आदमी की व्यथा का और भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण बकरी नाटक में हुआ है। यहाँ पर अंधा युग नाटक से प्रश्न है। अंधा युग युवत्सु की चिंता क्या है। यानी अंधा युग नाटक में युवत्सु की चिंता क्या है, तो इसमें है मानव भविष्य की रक्षा। यह जो है अंधा युग के बारे में है। अंधा युग में युवत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग यहाँ पर वो च्यवन हुआ है 1955 है। यहाँ पर जो है अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है।
इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया, यानी महाभारत घटित होने के बाद जो 18वें दिन की संध्या का या रात का चित्रण है। इस यानी अंधायुग नाटक के पात्र है कृष्ण, अश्वत्थामा, युवत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य, यह जो है मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो घनानंद की कविता में जो है संध्या भाषा, यह विशेषता घनानंद की कविता की नहीं है। अगला प्रश्न है कथन कथन के अभिकथन और कारण। यहाँ पर अभिकथन पढ़ते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। अभिकथन क्या कहता है? मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता के यानी मनुष्य के हृदय की जो अवस्था है वह कविता से संभव है। यानी यहाँ पर कारण जो है गलत होगा और ये अभिकथन जो है वह सही होगा। नहीं, लेकिन दोनों सही है, हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है जो अरे यायावर रहेगा याद से है। अरे यायावर रहेगा याद में क्या क्या सम्मिलित है यह देखना है। तो झांझुली एक सम्मिलित है और बहता पानी निर्मला यह दो सम्मिलित है इसमें। यह जो है यात्रा वर्णन है और यह आगे का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही क्रम पहचानिए, यानी काव्य ग्रंथों का सही क्रम पहचानना है। तो यहाँ पर देखो है सबसे प्रथम है चिंता जो 1924 में, यह आगे की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, चांद का मुंह टेढ़ा है यह गजानन माधव मुक्तिबोध की है। संसद से सड़क तक 1972 जो सुदामा पांडे धूमिल की है। उदात्ता 1980 शमशेर सिंह बहादुर की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो ईदगाह कहानी के पात्र कौन से नहीं है देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ईदगाह कहानी के कौन से पात्र नहीं, महमूद है और मोहसिन है, यानी जुम्मन शेख और भजन सिंह, यह दो जो है यह दो इस ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। ईदगाह कहानी के पात्र कौन से देखते हैं। तो ईदगाह कहानी के पात्र है अमीना जो दादी और हमीद जो है पोता है। हमीद अमीना का पोता है और अमीना हमीद की दादी है। मोहसिन मोहसिन जो हमीद का दोस्त है। महमूद महमूद मोहसिन मोहसिन महमूद नूरे शमी जुमन शेख, यानी यह जो मोहसिन महमूद और नूरे यह जो है हमीद के दोस्त है। और जुम्मन शेख यह पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नागमती योग खंड से संबंधित तथ्य है, यानी नागमती योग खंड से कौन से तथ्य है यहाँ पर। तो यह 12 मासा शैली में लिखा गया है नागमती योग खंड, बिल्कुल सही है। उसके बाद है नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, यह दो नागमती योग खंड में वर्णित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो गद्यांश है यह गद्यांश हम छोड़ देते हैं और गद्यांश को छोड़कर हम अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी एक मिनट देखिए, यह जो दिसंबर 2020 में हुआ पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तद्भव वायु जो है यह तद्भव शब्द नहीं है। वायु तद्भव शब्द न होकर तत्सम शब्द है, यानी वायु जो है यह तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। जबकि कान 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 काज आखर तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यौनिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यौनिक शब्द है रूढ़ नहीं, यानी यौनिक शब्द है रूढ़ नहीं। तो जलद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो अरबी जो है अरबी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है और यह शामी भाषा के अंतर्गत आती है अरबी। अगला प्रश्न है तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तो तारीख जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। तारीख हिंदी में तिथि कहते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नातों की संख्या है। तो रामचंद्र शुक्ल ने नातों की संख्या 9 मानी है और उन 9 नातों के नाम देखेंगे यहाँ पर।
तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधनाथ और मलयार्जुन, यह जो है नवनाथों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोही कुड़िया छई होई जाय सो बाह्य नाड़िया, उपयुक्त तो काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है देखते हैं। तो यह जो काव्य पंक्तियाँ है यह कन्नप्पा की काव्य पंक्तियाँ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्रव्याश्रय काव्य के रचयिता, द्रव्याश्रय के काव्य रचिता जो हेमचंद्र है, शुक्ल मानते हैं उसको। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो यह अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया हुआ नामकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो निबंध की कौन सी तात्विक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर संवादात्मकता यह निबंध की विशेषता नहीं है। अगला है, त्रिशंकु के नाटककार। त्रिशंकु यह ब्रज मोहन शाह का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दलित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल यह दलित निबंधकार नहीं है। अगला प्रश्न है, लाल ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? तो यह जो है परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। भाग्यवती 1977 श्रद्धाराम फुलेरी का है। नूतन ब्रह्मचारी 1986 रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्तरंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? तो यहाँ जो है 7 नदियाँ एक समंदर, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्तरंजित क्रांति का चित्रण जो है वह 7 नदियाँ एक समंदर उपन्यास में हुआ है। तो यह उपन्यास जो है नासिरा शर्मा का उपन्यास है यह। अगला प्रश्न है, सीता हरण तात जनी कनेऊ पीता सन जाई जो मैं राम तो कुल सहित कही दसनहि जाई, उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ पर अर्थात संक्रमित वाच्य ध्वनि का प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न है, देश प्रेम है, यानी अगला प्रश्न क्या है, देश प्रेम क्या है? देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि, उक्त कथन किसका है? यानी यह कथन किसका है? तो यह कथन देखते हैं हम किसका है। तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो वह कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं है। तो यह कॉलरिज का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? यानी किस बात को लेकर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद था या मत भिन्नता थी? तो अलग मतदाता सूची, इसके इन दोनों में जो है वह भेद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर केंद्रवाद जो है वह उत्तर आधुनिकता में नहीं आता, केंद्रवाद। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ है? तो यह विवाद बाल मुकुंद गुप्त से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? यानी यहाँ पर कौन सी प्रतिकूल? तो इतिहास चक्र यह जो है यह मार्क्सवाद के विचारधारा के प्रतिकूल है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में
गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? यानी गोंड जाति जो है वह मुर्गे और तीतर को पालकर बैठी है। और यह भवानी प्रसाद मिश्र यह दूसरे तार सप्तक के कवि है और काफ़ी प्रसिद्ध कवि है यह। इनकी कविता है सतपुड़ा के जंगल गोंड जाति जो है वह मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पाल कर बैठी यानी पालती है। अन्य रचना है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी। यह जो है शमशेर बहादुर की रचनाएं हैं, नहीं भवानी प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर रामचरितमानस के उत्तराखंड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी कहा है? तो यह कथन जो है यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौदेश। उपरोक्त दोहा आमिर खुसरो के किस संदर्भ में कहा है? तो यह जो दोहा है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा गया है आमिर खुसरो ने। अगला प्रश्न है ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति यह ही इस पंक्तियों का आशय है। अगला प्रश्न है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और शैल्य है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? तो कामायनी के संदर्भ में यह कथन जो है यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। कामायनी यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह 1915 में प्रकाशित यह रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धाओ, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े, मरतू है मरम कोई नहीं जाना। तो यह जो है यह धार्मिक असहिष्णुता का संदेश जो है कबीर देते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर ही रुकेंगे, कुछ ज़रूरी काम है इसके वजह से हम 1 घंटे का वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर रुकते हैं और बाकी का जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए। तो धन्यवाद।